नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल पॉडकास्ट में, जहां आज हम बात करेंगे मिस्टर रिजवान शेख जी से। मिस्टर रिजवान शेख, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ नॉक द बिल्डर। नॉक द बिल्डर बड़ा ही जेंजी कोडेड नाम लग रहा है ना। जितना जेंजी कोडेड ये नाम है, काम उतना ही सीरियस और इफेक्टिव। इनके प्रोजेक्ट्स अक्रॉस इंडिया फैले हुए हैं। इसके अलावा इन्हें हाल ही में बेस्ट रेजिडेंशियल फर्म 2025 से नवाजा गया है। नेशनल और इंटरनेशनल रिकॉग्निशन के साथ आज हम बात करेंगे रिजवान शेख जी से। नमस्कार सर। नमस्कार। तो सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ कि नॉक द बिल्डर का आइडिया आपके पास कहाँ से आया? जब हमको नॉक द बिल्डर का आइडिया आया तो शुरुआत इस तरीके से हुई कि मैं देख रहा था कि आर्किटेक्चर में लोग एक कॉपी पेस्ट और एक इंस्पिरेशन के ऊपर डिपेंड हो चुके थे। अपना खुद का आइडिया, अपने खुद के लिए डिज़ाइन लोगों ने एकदम या तो पिंटरेस्ट से देखना है या ऑनलाइन कहीं से भी गूगल वगैरह से कुछ एक प्लान बनाया। मोस्ट ऑफ द आर्किटेक्ट का ये भी एक तरीका देखने में आया था कि कॉपी पेस्ट कुछ एक ही टाइप की डिज़ाइन हर घर में आपको कॉमनली देखने को मिल रही है। पर जब हमने देखा कि एक बहुत बड़ी गैप है मार्केट में जहाँ पे लोग टेलर्ड मेड डिज़ाइन की तरफ नहीं जा रहे हैं, तो हम लोगों ने एक हर किसी के लिए एसेसिबल प्लेटफॉर्म रखने की सोची कि हर कोई हमारे पास आए और इजीली एसेस कर सके वाया ऑनलाइन। क्योंकि एक आर्किटेक्ट से मिलना और उसके लिए अपने लिए पूरा समय निकालना और उसको पूरा शेड्यूल करना, तो एक अपने आप में एक बहुत हेडेक और एक टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है। उसको आसान बनाने के लिए हम लोगों ने इसको ऑनलाइन लेके आए हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर हम इसकी बात करें कि टेलर्ड में ड्राइंग कोई नहीं दे रहा है, तो हम चाहते हैं कि आपका घर जो बने वो आपके जज्बातों से बने, आपके लिए बने, आपकी पास्ट जनरेशन की उसमें सारी प्रिंसिपल्स हो और आपकी फ्यूचर जनरेशन का पूरा ख्याल रखा जाए। इसी आइडिया को आगे लेके हम जाना चाहते हैं। तो दिस इज़ द नॉक बिल्डर जो हम प्रेजेंट करते हैं। जब भी हम आर्किटेक्चर के बारे में सोचते हैं तो कंस्ट्रक्शन वर्ड साथ में आता है। करेक्ट। हर कंपनी आर्किटेक्चर के साथ कंस्ट्रक्शन भी प्रोवाइड कर रही है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि सिर्फ आर्किटेक्चर क्यों, कंस्ट्रक्शन क्यों नहीं? अगर आप देखेंगे तो ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, आर्किटेक्चर एंड कंस्ट्रक्शन। आपका डिज़ाइन जैसा होगा वैसे ही आपको कंस्ट्रक्शन करना है। बट क्या होता है कि जब एक ही कंपनी अगर उसको डिज़ाइन कर रही है और उसी वही उसको कंस्ट्रक्ट कर रही है, तो योर लॉयर एंड जज के नॉट बी ऑन द बोथ के नॉट बी ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। तो लॉयर शुड बी ऑलवेज डिफरेंट, क्योंकि अगर लॉयर ही अपनी दलील को जज करने बैठेगा तो जज का कुछ काम बचा नहीं है। तो अगर कोई मतलब अगर कोई कंपनी है जो कंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रही है विद अलॉन्ग विद आर्किटेक्चर, ये बड़ा एक बेकार सा कॉम्बिनेशन है जहाँ पे लोग फंस जाते हैं। अपना टाइम कंज्यूम करने के लिए बोल दीजिए आप, या फिर किसी भी उस टाइप से बोल दीजिए कि लोगों को लगता है कि हमारा पैसा बचेगा या टाइम बचेगा और हमें ज़्यादा लोगों से कनेक्ट नहीं करना होगा। ये बड़ा एक मिसकंसेप्शन है। आप सोचिए कि वो अपने प्रॉफिट के लिए ज़्यादा सोचेगा या आपके डिज़ाइन के लिए। तो अगर आप आर्किटेक्चर अलग रखते हैं तो वो सिर्फ आपके लिए टेलर्ड मेड होगा। ऐसा नहीं होगा कि उसको कुछ पैसा बचाना है या फिर वो कुछ करना है। फिर जब कॉन्ट्रैक्टर अगर कुछ गलती करेगा तो आर्किटेक्ट हमेशा उसको पॉइंट आउट करेगा कि ये सही है या ये गलत है। तो यू कैन नॉट मिक्स दिस थिंग। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं बट अलग अलग है। एक एक में नहीं रख सकते हम इनको। अभी मैं आपसे बात कर रही थी, तब मैंने देखा कि आप इमोशंस और स्टोरी टेलिंग को बहुत तवज्जो देते हैं। तो उसको आप अपनी आर्किटेक्चरल डिजाइन्स में कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं? अभी जब हम किसी भी रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो क्या होता है ना कि लोगों को सिर्फ मकान चाहिए, एक ऐसी जगह जहाँ पे वो आके रहते हैं, अपना सोते हैं, तैयार होते हैं, अगेन बैक टू वर्क। बट मकान और एक घर में बहुत डिफरेंस होता है। अगर आप देखेंगे तो एक घर होता है जो इमोशन से बना होता है, मकान जो होता है वो ईंट और पत्थर से बना होता है। तो अगर आप मकान में इमोशन ही नहीं डालेंगे तो घर कभी नहीं बन पाएगा। आपके हर इमोशन का उसमें रिफ्लेक्शन होना चाहिए, आपकी थ्रू आउट जर्नी का उसमें रिफ्लेक्शन होना चाहिए, आपकी पर्सनालिटी का उसमें रिफ्लेक्शन होना चाहिए। अगर आपके मकान को देख के अगर कोई ये जज नहीं कर सकता है कि आपकी पर्सनालिटी क्या है या आपका स्ट्रगल क्या है, तो वो आपका है नहीं, वो कॉपी पेस्ट है। आपका बैकग्राउंड, आपके जो पेरेंट्स की जो प्रिंसिपल्स हैं, उनकी जो सीख हैं, जो उनके संस्कार हैं, इट शुड रिफ्लेक्ट इन योर हाउस। जिस तरीके से हम देखते हैं कि हम किसी को अपने कपड़ों से, जूतों से और उसके अपीयरेंस से जज करते हैं, तो मकान भी एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे आपको
हर तरीके से आपको उस मैं अपनी पूरी झलक डालनी चाहिए और आपके हिसाब से कस्टमाइज़ हो, आपकी हेल्थ का उसमें ख्याल रखा गया हो, आपकी हॉबीज़ का ख्याल रखा गया हो कि आपकी जो भी एक्स वाई जेड हॉबी हो, अगर आप रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहे हैं अपने मकान में कि तो आपको उससे अटैचमेंट नहीं होगा। देयर शुड बी सम राइट। कॉमन फैक्टर। जैसा कि आपने बोला कि आपका सपना है हर मकान को घर बनाने का, तो और आपने ये भी कहा कि आप ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो ऑनलाइन सर्विसेज आप किस तरीके से प्रोवाइड करते हैं कि आप उसमें अपने कस्टमर्स के इमोशंस का भी ध्यान रखते हैं? देखिए, ये टेक्नोलॉजी का दौर है। इस दौर में अगर हम लोग हर एक बंदे से फ़ेस टू फ़ेस मिलने की बात करेंगे तो हम लोग इतने लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। एक दौर वो भी था कि जब लोग ऑनलाइन शॉपिंग भी नहीं करते थे। आपको छोटा से छोटा भी कुछ सामान चाहिए तो आप ब्लैंकेट या फिर कुछ ऐसी चीज़ों पे एसेस करते हैं। सेम फॉर आर्किटेक्चर, इट्स नॉट नेसेसरी कि कोई भी बंदा जब आपके पास आएगा तो ही आप उसको सर्विस दे पाएंगे। ज़ूम कॉल, गूगल मीट, इनसे हम लोगों को कनेक्ट करते हैं, उनकी पूरी जर्नी को समझते हैं, उनके लाइफ की उनकी नीड्स समझते हैं और उनके प्लॉट साइज़, डायरेक्शन, डायरेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ वास्तु। तो नीड्स के साथ वास्तु का भी ख्याल रखा जाता है और वो पूरा एनालिसिस करके उनकी हर एक छोटी छोटी बात को जानकर ही हम उसको ड्राइंग प्रोवाइड करते हैं। जब एक बार हम ड्राइंग प्रोवाइड करते हैं तो अब बात आती है ना कि कंस्ट्रक्शन कैसे मैनेज होगा, है ना। तो एक आर्किटेक्ट का काम नहीं है कि आपका कंस्ट्रक्शन को मैनेज करे, वो एक साइट सुपरवाइज़र को मैनेज करना होता है। तो आप एक साइट सुपरवाइज़र आप अगर अवॉइड करते हैं या फिर आप नहीं रखते और आप एक आर्किटेक्ट के भरोसे बैठे रहते, वो एक टाइम टू टाइम विजिट देगा, है ना। किसी स्टेप्स पे ऐसे नहीं होगा कि वो रोज़ आके विजिट देगा। तो हम आपके जो सुपरवाइज़र हैं उनको सिर्फ लिटरेट होना ज़रूरी है, एजुकेटेड ना भी हो तो चलेगा। हमारे सारे पॉइंटर्स रहते हैं, हम उनको सब कुछ बता के रखते हैं कि आपका प्लिंथ का काम चल रहा है या आपका फुटिंग का चल रहा है तो उसकी चेकलिस्ट क्या होनी चाहिए। आपको सिर्फ एक DIY चेकलिस्ट होती है, इसमें आप टिक करेंगे, क्रॉस करेंगे और आप हमें सबमिट करेंगे गूगल फॉर्म के थ्रू। तो हम पूरा एनालिसिस करके बता देंगे कि कहाँ पे गड़बड़ चल रही है, कहाँ पे इसको ठीक होना चाहिए, कहाँ पे नहीं होते। मीनवाइल जब आप कॉन्ट्रैक्टर फाइनल करते हैं तो उनको क्या आपकी टर्म्स एंड कंडीशन होनी चाहिए, किस तरीके से आप उनको पहले क्या क्या चीज़ें आपको फाइनल करना है और अगर ये काम ठीक टाइम पे नहीं होता है तो उसकी पेनल्टीज़ क्या है, बिकॉज टाइम इज़ मनी। अगर आपका टाइम प्रोजेक्ट अगर डिले हो रहा है तो यू आर लूजिंग योर मनी। तो उसको टाइम फ्रेम में भी रखना है, तो किस तरीके से आप वो करेंगे। तो पूरा हमारा एक किट है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किट, जिसके थ्रू आप ये सब कुछ ईजिली मैनेज कर सकते हैं। वही मैं अगला क्वेश्चन में यही पूछने वाली थी कि उस किट में आप क्या क्या डिलीवरेबल्स देते हैं? उस किट में हर टाइप का, अगर हम स्टार्टिंग से बात करें, देयर आर मल्टीपल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स लाइक सिविल, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, तो ऐसे मल्टीपल होते हैं, फैब्रिकेटर, राइट, राइट। हॉर्टिकल्चर। तो हर एक के लिए टर्म्स एंड कंडीशन उसकी तय की हुई है कि आप उसको फाइनल करने के पहले, आपको तो अभी पता नहीं होता ना कि हमें इनसे बात क्या करना है और बाद में क्या प्रॉब्लम आने वाली है। अगर हम एक कॉन्ट्रैक्टर की बात करें तो कॉन्ट्रैक्टर से आपको क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन फाइनल करना है वो हम पूरी एक एग्रीमेंट देते हैं। आप एग्रीमेंट करिए, उससे रेट तय कीजिए, रेट तय करने के बाद उसको मॉनिटर करने के लिए हमारी चेकलिस्ट होती है। तो एग्रीमेंट प्लस चेकलिस्ट फॉर ईच एंड एवरी कॉन्ट्रैक्टर, ये हमारी किट होती है। ओके। आपके ही आंसर से मुझे बड़ा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मिला कि आपने कहा वास्तु का आप पूरा ख्याल रखते हैं जब भी आप अपने कस्टमर को एडवाइस करते हैं। आजकल के लोग वास्तु में उतना बिलीव नहीं करते, पर मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप आज के समय में भी अपनी आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स में वास्तु का ख्याल रख रहे हैं, तो ये कितना इंपॉर्टेंट है और इसका क्या अफेक्ट होता है लोगों की ज़िंदगी पर? देखिए, वास्तु को ना पहले तो लोगों ने एक बहुत माइथोलॉजिकल चीज़ बना के रखी है। अगर आप आर्किटेक्ट को हिंदी में कन्वर्ट करेंगे तो वो निकल के आएगा वास्तुशिल्प, है ना। तो आर्किटेक्चर में ही वास्तु है। तो ये मुझे पता नहीं था। तो आर्किटेक्चर वास्तु से कुछ अलग नहीं है ना। जिस तरीके से हम आर्किटेक्चर को एक साइंस मानते हैं, वास्तु इज़ ऑल्सो एक साइंस। तो उसका ख्याल रखना वैसे भी ज़रूरी है। और अभी जो माइथोलॉजिकल तरीके से जो चीज़ मानते हैं तो उसको माइथोलॉजिकल तरीके से उनकी रेमेडीज़ मिलती है। लाइक अगर आपकी कोई डायरेक्शन बदल गया तो आप
फलानी चीज़ रख लीजिए। ऐसे बहुत सारी मिसकंसेप्शन वाली रेमेडीज़ होती है। तो जब तक वास्तु को ठीक नहीं किया जाता ना, आप कितनी भी रेमेडीज़ कर लीजिए, वो आपको काम नहीं करने वाली। शांति नहीं रेमेडीज़ होगी। होती, हाँ रेमेडीज़ होती है, बट जो ऑनलाइन आजकल जो प्रचलित हो चुकी है कि एक आपका सीट का डायरेक्शन ख़राब है, उसके आसपास आप टेप लगा दीजिए। तो टेप लगाने से कुछ नहीं होगा, उस डायरेक्शन को ठीक करना पड़ेगा। तो मैं उसको एक समझाता हूँ कि फॉर एग्जांपल ऑफ किचन, कि जब सनराइज़ होता है तो किचन में जो यूवी रेज है वो टॉप पे जाती है, और जब सन जैसे जैसे ऊपर जाता है तो वो बॉटम पे जाती है। सिमिलरली जब अगर हम वेस्ट डायरेक्शन में रखते हैं, तो अगर हम वेस्ट का देखेंगे तो जब सन सेट होता है तो बॉटम में रहती है, और जैसे जैसे पूरा नीचे जाता है तो वो उसकी रूफ पे चली जाती है। तो यूवी रेज एक माइक्रो बैक्टीरिया और उन सबको किल करने के काम आती है। तो ये एक रीज़न है, साइंटिफिक रीज़न है कि आपको किचन किस डायरेक्शन में रखना है, अग्निकोण जिसको हम बोलते हैं। अब अगर आप इसको किसी और डायरेक्शन में रख देंगे तो आप किसी रेमेडीज से इसको ठीक नहीं कर पाएंगे, फिर आपको मैकेनिकल वेज लेना पड़ेंगे कि उसको हम कैसे ठीक करेंगे। तो ये बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं पूरे घर के होते हैं कि हम उसको मैकेनिकल वे में किस तरीके से उस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। बट आप कोई रेमेडी करेंगे या कुछ किसी कलर की टेप लगा देंगे, उससे ये ठीक नहीं होने वाला। तो लोग ऑनलाइन सर्विसेज की क्वालिटी को लेकर थोड़ा सा डाउट में रहते हैं कहीं ना कहीं, तो ये आप कैसे इंश्योर करते हैं, ये जो परसेप्शन बना हुआ है कि ऑनलाइन सर्विसेज होंगी तो वो उतनी इफेक्टिव नहीं होंगी जितनी शायद ऑफलाइन होती हैं, तो इस परसेप्शन को आप मार्केट में कैसे तोड़ेंगे? देखिए, ऑनलाइन और ऑफलाइन से इसमें कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। अगर आपके प्रिंसिपल्स क्लियर हैं, अगर आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं, आप कैसे डिज़ाइन कर रहे हैं, अगर आपकी डिज़ाइनिंग में वो चीज़ें हैं, इमोशन हैं, अगर आप लोगों को समझ पा रहे हैं और उनके हिसाब से डिज़ाइन कर पा रहे हैं, तो नथिंग टू डू विथ ऑनलाइन या ऑफलाइन। इवन आई फील कि ऑनलाइन इज़ बेटर देन ऑफलाइन, बिकॉज ऑफलाइन में आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो रहा है, आपको अपना टाइम निकाल के किसी के यहाँ जाना है और उसको पूरी चीज़ें। बट यहाँ पे आप किसी भी समय उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। आपको साइट पे कोई प्रॉब्लम है और कुछ एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए, तो आप इंस्टेंटली आप वीडियो कॉल या फिर डायरेक्ट हमसे कनेक्ट करके वो सारी चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन देखेंगे तो यू हैव टू एक बार पूरा सबको बुलाना पड़ेगा, एक टाइम डिसाइड करना पड़ेगा, उस टाइम पे सभी लोगों को होना ज़रूरी है। बट ऑनलाइन इज़ मच ईजियर। और अगर हम वैसे भी देखेंगे ना कि ऑनलाइन में तो आप मल्टीपल आपके शहर में कनेक्टिविटी का साधन जो है वो ऑनलाइन ही है, तो इट्स मच ईजियर देन ऑफलाइन। एआई के आने के बाद ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी जैसी नई नई अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं जो आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स को और इन्हांस करती हैं, राइट? सो आप अपने प्रोजेक्ट्स में उन्हें कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं और कैसे उससे कस्टमर एक्सपीरियंस को इन्हांस करते हैं? सी अभी आप अगर एआई को देखेंगे ना, तो उसको देखने के दो नज़रिए हैं। एक DIY एआई, जहाँ पे आप कोई एक बहुत सारी एप्लीकेशन चल रही है कि आपका एक रूम है, आपको एक क्लिक के बाद दिखेगा कि वो फिर से पूरा इसका इंटीरियर हो गया है। राइट। तो एआई में ना एक प्रॉम्प्ट होते हैं और उस हिसाब से ही वो काम करता है। बट अगर हम डिज़ाइनिंग की बात करेंगे ना, तो इट शुड बी विथ योर इमोशंस, विथ योर नीड्स। और ऐसा नहीं है कि कोई कलर आपको, मतलब एआई ने जो कलर दे दिया है वही आपको कलर करना है। कलर भी डिपेंड करते हैं आपकी एनर्जीज़ के ऊपर। तो अगर आपकी एनर्जी डल है तो यू हैव टू अच्छे एक ब्राइट और वैसे कलर रखना है। आपकी एनर्जी एक्स्ट्रा हाई है तो आपको थोड़ा न्यूट्रल कलर रखने हैं। तो वो डिपेंड करता है। एआई को नहीं पता है ना कि आपकी एनर्जी क्या है और वो एक आपकी आर्किटेक्चरल पर्सनैलिटी क्या है। एक्सपर्ट को ही पता है हाँ, जो तो वो आपके पास है। हाँ, तो वो आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है लोगों से। अगर हम दूसरा पार्ट देखें एआई का, जहाँ पे हमको इजी हो जाता है थोड़ा, कि अगर हम कोई रेंडर कर रहे हैं तो रेंडर और बाकी डिज़ाइनिंग की प्रोसेस में एआई हमको हेल्प करने में इजी कर देता है। जो पहले बहुत टाइम लगता था उसको बनाने में, अब रेंडर और ड्राइंग बनाना थोड़ा सा इजी हो गया है वाया एआई। बट अगर आप दो अलग अलग पर्सपेक्टिव है, अगर पहले से देखते हैं तो एआई इज़ नॉट फॉर डैट। बट अगर हम यूज़ करते हैं एआई को तो टू मेक अवर जॉब इजी, है ना। बट आपको जब तक ह्यूमन टच नहीं आता, क्रिएटिविटी एआई नहीं दे सकता है। ज़माना बहुत आगे निकल चुका है। स्पीड, कॉस्ट और ट्रेंड्स जैसे कांस्टेंट प्रेशर में आप इमोशन ड्रिवन स्टोरी टेलिंग कैसे इंश्योर करते हैं? इस तेज़ ज़माने में ना लोगों को चाहिए कि फटाफट डिज़ाइन बने। बट हमारा सोचना यह है कि जब तक डिज़ाइन बनता है, यू हैव टू लिव इन दैट डिज़ाइन। जब आप डिज़ाइन को महसूस करते हैं और उसमें जी के देखते हैं तो आपको पता चलता है कि इसके प्रॉज एंड कॉन्स क्या हैं।
अब अगर कॉन्स्टेंटली प्रेशर है तो आवर प्लेटफॉर्म इज़ नॉट फॉर यू। हमारा प्लेटफॉर्म उन्हीं लोगों के लिए है जो अपने डिज़ाइन को एक सुकून से उसको जी के और फिर उसको हम एग्जीक्यूट करने की राह पे बढ़े। ऐसा नहीं होता कि एक डिज़ाइन आपने बनाया और एकदम जल्दी जल्दी के प्रेशर में आपने उनको दे दिया, क्योंकि उसमें बहुत सारी क्वालिटी चेक्स होते हैं कि ट्रैफिक फ़्लो कैसा होगा, डेड स्पेस तो नहीं है, और वास्तु ठीक है या नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे मल्टीपल चेक्स होते हैं और ये एक आर्ट का काम है, कोई डेटा एंट्री का काम नहीं है कि हमने 10 लोग लगा दिए और डिज़ाइन तैयार हो गया। कभी कभी क्या होता है ना कि एक छोटा सा डिज़ाइन है बट बैठता नहीं है, मतलब दिमाग में कुछ ऐसा आ नहीं रहा है, तो हमें भी लगता है कि चलो तो यार थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, फिर थोड़ा सा फ्रेशन अप होके फिर से उस पर काम शुरू करते हैं। बट अगर क्लाइंट का ऐसा प्रेशर रहता है कि नहीं नहीं आपको देना देना है, तो चाहते हुए भी आप डिज़ाइन उसको डिलीवर नहीं कर पाते। तो इट्स लाइक दिस कि यू हैव टू हैव पेशेंस। ऐसा नहीं है कि आप हमें आज काम देंगे और हमारे पास पहले से इसको रखा हुआ है, या कोई डेटा साइंस है या कोई डेटा एंट्री है, हम उसको दे के आपको दे देंगे। लोग स्ट्रगल से काफ़ी कनेक्ट करते हैं। हाल ही में आपको बेस्ट फर्म फॉर रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट 2025 अवार्ड से भी नवाजा गया है। यहाँ तक पहुँचने में चैलेंजेस तो बहुत आए होंगे। हमारे ऑडियंसेस को बताइए अपने उन चैलेंजेस के बारे में जो आपने फेस किए इस जर्नी में। कि कोई भी जर्नी विदाउट चैलेंजेस तो इनकम्प्लीट ही होती है। तो चैलेंजेस बहुत सारे हैं। जैसे पहला चैलेंज तो ऑनलाइन ऑफलाइन का ही आप पकड़ लीजिए कि लोग बिलीव नहीं करते थे कि ऑनलाइन आर्किटेक्चर इज़ ऑल्सो पॉसिबल। ऑनलाइन की जब हम बात करते हैं ना, लोगों को चाहिए कि कोई हमारे पास फिज़िकली प्रेजेंट हो जिससे हम बात कर सकें और ये सारी चीज़ें। तो वो एक बड़ा चैलेंज था हमारा कि उसको मिसकंसेप्शन को क्लियर करना कि आप ऑफलाइन भी अगर हमसे सॉरी ऑनलाइन भी अगर आप हमसे काम कराएंगे तो इट विल बी एज गुड एज ऑफलाइन, बिकॉज आर्किटेक्ट हैज़ नॉट टू बी प्रेजेंट ऑन योर साइट। हमें सिर्फ डेटा चाहिए होता है। तो हम हमारे जो बंदे होते हैं जो हमारे कनेक्टिविटी में रहते हैं वो आके एक सर्वेयर होते हैं, मतलब तो आर्किटेक्ट इज़ नॉट सर्वेयर। तो सर्वेयर आके डेटा लेके जाते हैं और फिर उस डेटा के ऊपर एक आर्किटेक्ट पूरा काम करता है। एडिशनल टू एक जो चैलेंजेस की आप बात कर रहे हैं, इसमें for me it was very difficult to get converted from an architectural background। अब क्या होता है ना कि वेबसाइट है और ये टेक्नोलॉजीज़ एंड ये सारी चीज़ें, तो टू अंडरस्टैंड द वेबसाइट, टू अंडरस्टैंड मेटा, टू अंडरस्टैंड मार्केटिंग, तो ये एक बड़ा चैलेंज और मुझे लगा कि बहुत मेजरली फेस किया है। एंड लोगों को ये कन्वेंस कराना कि आर्किटेक्चर इज़ नॉट जस्ट द कॉपी पेस्ट फॉर्मेट। आप अपनी स्टोरी बताइए, अपनी स्टोरी के हिसाब से ही, जैसे आप हमारी स्टोरी पूछते हैं ऐसे हम हमारे क्लाइंट की स्टोरी पूछते हैं कि आपकी क्या लाइफ स्टोरी रही है जिसके ऊपर हमें ये पूरे डिज़ाइन को इसको लेके जाना है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्पल हैं जहाँ पे हमने ये बताया है लोगों को या उनसे समझा है कि पुरानी प्रिंसिपल्स को, पुरानी सारी चीज़ों को लेके भी आप एक मॉडर्न घर कैसे बनाया जा सकता है। एक हमारे मिस्टर घोष करके एक क्लाइंट थे जिन्हें अपना एक कोर्टयार्ड ख़त्म नहीं करना था, जहाँ पे उनकी एक हेरिटेज मंदिर था। उस मंदिर को उसको बिना इफ़ेक्ट किए एक आसपास एक मॉडर्न एमिनिटीज़ देना। तो जब वो प्रोजेक्ट पूरा हुआ तो उनको ऐसा लगा कि यार ये सब कुछ इंटैक्ट भी है, हमारी एमिनिटीज़ भी बढ़ गई, घर भी मॉडर्न हो गया और हम अपनी परंपराओं को नहीं भूले। तो ये भी एक चैलेंज होता है कि लोगों को अभी तक पता नहीं है कि उनको अपने घरों के लिए क्या, मतलब उनको खुद की नीड्स पता नहीं है। ये भी एक बड़ा चैलेंज होता है। आप ऑफिसेस के लिए भी आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स बनाते हैं, राइट? हमने देखा है कि बड़े बड़े आईटी ऑफिसेस या छोटे आईटी ऑफिसेस में भी जो डेस्क होती है वो बहुत ज़्यादा कॉन्स्ट्रेंट होती हैं। लोगों को सांस तक लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है और जिसकी वजह से कांस्टेंट डिप्रेशन, एंजाइटी, 9 to 5 वर्क कल्चर को टॉक्सिक बोला जाता है। तो आप इन चैलेंजेस को भी अपनी आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स के थ्रू कैसे टैकल कर रहे हैं? सी जब हम देखते हैं ना आर्किटेक्चर और इंटीरियर, तो पहला मन में थॉट आता है कि कुछ बड़ा रूम, बड़ा ऑफिस, जब भी उसमें इंटीरियर किया जा सकता है। यू कैन स्टार्ट विथ इवन योर डेस्क।
आपकी डेस्क से भी आप अगर स्टार्ट करेंगे ना, टू मेक इट सिस्टमेटिक, मेक इट मतलब एक पॉजिटिव वाइब्स आए जहाँ पे, तो उसको डिज़ाइन करना, एक अपने डेस्क से आप डिज़ाइन करना स्टार्ट कीजिए, अपना एक वाइब बदलिए, तो आपको जो वर्क मतलब जब एनर्जी अच्छी रहेगी, पॉजिटिव माहौल रहेगा, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इट इज़ गोइंग टू बी 9 to 5 या टॉक्सिक जॉब कल्चर। तो जब आप अपनी जगह को ऐसा बनाएंगे जहाँ पे आपको रहना अच्छा लगे, फील अच्छा हो, तो आपके लिए काम भी आसान होगा। जब हम शुरुआत में बातचीत कर रहे थे तो आपने एक बहुत अच्छी लाइन बोली थी दैट एवरी शेल्टर हैज़ अ सोल। इससे ही रिलेटेड आपकी एक बुक लॉन्च होने वाली है जो आर्किटेक्ट्स के लिए नहीं, नॉर्मल पीपल के लिए है। तो लेट मी शो यू द बुक, द सोल ऑफ शेल्टर। इसके बारे में आप हमारी ऑडियंसेस को बताइए। ये जो बुक है द सोल ऑफ शेल्टर, ये आर्किटेक्चर के बारे में, बट ये आर्किटेक्चर के बारे में इसका मतलब ये नहीं है कि आर्किटेक्ट और डिज़ाइनर के लिए है, उनके लिए भी है। यंग लोग इससे इंस्पायर हो सकते हैं और इसको पढ़ के अपनी डिज़ाइनिंग में बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। बट ये हर उस व्यक्ति के लिए है जो जैसे हमने बात की कि इवन अपने डेस्क को ठीक रखना चाहता है, अपना घर रिनोवेट करना चाहता है, या फिर कोई नया घर बनाना चाहता है, या फिर अगर उसको ही धीरे धीरे किस तरीके से अपनी जो मैंने इमोशनल ऑफ हाउस, मकान और घर के बारे में जो डिफरेंस है, वास्तु है, और इन सब चीज़ों को अगर मैनेज करके अपने एक स्पेस को लिवेबल बनाना चाहता है, तो ये हर उस व्यक्ति के लिए है। ठीक है सर, एक आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि इस जनरेशन को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आपका घर आपको क्या सिखाता है? देखिए, घर एक ईंट पत्थर और सीमेंट की जगह नहीं होती। घर होता है जहाँ पे आपके जज्बात जुड़े हों, जहाँ पे आपकी ज़रूरतें पूरी होती हो, जहाँ एट द एंड आपका आने का मन करे कि ठीक है, अब सब कुछ मेस्ड अप है, लेट्स गो बैक टू होम। तो वो होता है घर। और बिना जज्बातों के, बिना इमोशन के, घर घर नहीं, मकान है। थैंक यू सो मच सर अपना टाइम देने के लिए। अब हमारी ऑडियंसेस को पता है कि आर्किटेक्चर कितना एक्सेसिबल हो चुका है। ऐसी ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन के लिए जुड़े रहें।